दोस्तों, जब आप एमबीबीएस अब्रॉड की प्लान करते हैं और सर्च करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड को, तो आपको तमाम तरह के ऐसे कंट्रीज या ऐसे कंसल्टेंट या ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कॉलेज के बारे में बात करते हैं और उस कंट्री के बारे में, उस कॉलेज के बारे में अपनी अपनी जो भी उनके पास नॉलेज है या जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पे बात बहुत कम होती है और बात होती भी है तो बंद कमरे में होती है, वो बात है एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 के बाद एमसीआई ने लागू कर दिया था और उसको तब तक जारी रखा जाएगा जब तक आने वाले समय में नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाता हो। मैं दीपेंद्र चौबे इस होपकास्ट में और इसी एफएमजी के टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम है जिसको एफएमजी भी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस, इसमें आखिरकार ऐसा क्या है कि बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी इसके पासिंग परसेंटेज 10 होता है तो कभी इसका 20 हो जाता है, तो कभी इसका 18 होता है, तो कभी ये 7% पे भी आके रुक जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, इसमें क्या कंसल्टेंट की गलती कितनी है, पेरेंट्स की गलती कितनी है, या जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए घर छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनकी गलती कितनी है, या जो कॉलेज मैनेजमेंट है या एजुकेशन सिस्टम है वहां का, या सिलेबस का पैटर्न है या क्लिनिकल एक्सपोजर है, उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं और क्या क्या वजह हो सकता है जिसके से वजह से एफएमजी में बच्चों का जो पासिंग रेशियो है काफी कम है। और अचानक ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे एफएमजी में अपीयर हो रहे हैं, जिन बच्चों का एडमिशन उससे पिछले साल हुआ है, जिस साल में एफएमजी में अपीयर हो रहा है, उस जिस एकेडमिक ईयर में उनका एडमिशन हुआ था वहां तो हजारों हजार की संख्या में बच्चों के उस सेशन में एडमिशन हुए थे। लेकिन जिस सेशन में वो पास आउट हुए, आखिर आके एफएमजी में उस वो जो नंबर्स के नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे उसके 10 to 20% ही बच्चे क्यों अपीयर हो रहे हैं, इस सारे मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर रवि कौल साहब। और कौल साहब चूंकि एफएमजी को भी बहुत करीब से देखे हैं और एमबीबीएस अब्रॉड को लेके भी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं 2021 के बाद से, और 2021 से पहले भी ये जो फॉरेन में बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते थे उनका काउंसलिंग देते थे, उनके परामर्शदाता के तौर पे काम करते थे। लेकिन 2021 के बाद से इनकी एक रोल और आ गई, जो एक्टिविस्ट के तौर पे एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में एक चेहरा उतरा, जो कि पूरे तमाम देशों से बहुत सारे लेटर्स के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। तो आज उन्हीं से जानना हम लोग चाहेंगे और आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए। और उन पेरेंट्स या उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फॉरेन में एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं, या वो पेरेंट जो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसे कम है और एक अच्छे बेहतर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को विदेश में भेज दें जहां से वो एक मेडिकल पढ़ के एक डॉक्टर बनने के सपना को पूरा कर सके। तो आखिर एफएमजी पे पासिंग रेशियो क्यों कम है, एफएमजी में बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। और स्वागत करते हैं अपने गेस्ट को, रवि कौल साहब को। नमस्कार सर, वेलकम इस वेलकम। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। आप आते हैं तो मेरे पॉडकास्ट में रंगत आ जाती है, वाह, एक नया बहुत ऊर्जा बढ़िया। आ जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। और कमेंट में देखेंगे आप तो बहुत सारे कमेंट में बच्चे या पेरेंट्स लिखते हैं कि सर रवि सर के साथ बहुत दिन हो गया, आपका कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ है। तो एक उम्मीद की किरण आपसे उन पेरेंट्स और बच्चों को भी दिखता है, इसलिए किसी व्यक्ति को अगर बच्चे बुला रहे हैं बार बार तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन तो होगा। वो बच्चे ही जानते होंगे जेन्युइन रीजन जो भी है, आपकी सच्चाई में हो सकती है, आपकी बेवाकपन में हो सकती है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हो सकती है। खैर, रवि सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में इंडिया में ऑलमोस्ट सारे कंसल्टेंट बात करते हैं, सारे लोग उस पर अपना यूट्यूब बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, कोरा पे जाके लिखते हैं। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि वहां से पढ़ के आने के बाद भारत में एक एग्जाम को देना होता है जिसको एफएमजी भी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस एग्जामिनेशन, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके वेबसाइट पे 2012 से लेके 2022 तक के डाटा अवेलेबल हैं रिजल्ट के। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? कोई, मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कारण होना चाहिए पास ना होने का। है कुछ डाउट तो है, बट दूसरी तरफ से जो मैं अपना अध्ययन किया हूं आज तक,
पिछले 24 साल में या उससे पहले की भी सोचा हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से नहीं लग रहा कि एनबीई गड़बड़ कर रहा है। लेकिन एक मेरे पास एग्जांपल है, जब चाइना शुरू हुआ था, उसके बाद फिलीपींस शुरू हुआ, तो एक जर्नलिस्ट मेरे पास आया, तो उसको मैंने बोला कि यार तुमने ये 2 आर्टिकल तो छाप दिए, तो मेरे को एक चीज पता करना था। बोला क्या? मैंने बोला जरा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में लिखो, परसों एग्जाम है। तो कारण क्या है कि इसका रिजल्ट बहुत गंदा होता है, 11-12% गड़बड़ हो रही है। वो लड़की ने आर्टिकल छापा उस दिन, 55 या 60%, कुछ एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मेरे कंप्यूटर में है, 55 या 60% के अराउंड रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग टेस्ट का। और कई लोगों ने ये कहा था ये जो क्वालिफाई करने लायक नहीं बच्चा था वो भी पास हो गया। तो वहां मुझे डाउट हो रहा है कि क्या एनबीए ने जबरदस्ती किया वो। लेकिन दूसरी चीज जो ये 20 प्लस माइनस 20% जो है, उससे मैं आज नहीं पहले से सहमत हूं। क्योंकि आप देखो किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, किसी भी कंट्री में 20% से ज्यादा मेरिट में नहीं आता है। आप यहाँ कॉलेज, मेरा सबसे बड़ा अच्छा कॉलेज, यहाँ पढ़ाई होगी, हम जो ऐड देते हैं कंसल्टेंट, एमबीबीएस थिस कॉलेज, वहां पे ये होगा, कॉलेज कुछ नहीं करेगा। पहला चीज है कि बच्चे में लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पास करना है। अभी आपने देखे होंगे कई बार एम्स में बच्चे जाते हैं, जो एआईपीएमटी उनका एम्स का अपना एग्जाम होता था, बच्चे एडमिशन लेते थे, साल बाद पता चलता था अरे कई बच्चों ने तो ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? जो एम्स में एडमिशन पाता था, माना जाता था कि वो सबसे टॉप लेवल का स्टूडेंट है मेडिकल एजुकेशन के लिए, तब भी वो 1 साल के बाद ड्रॉप करते थे या 2 साल के बाद ड्रॉप करते थे। क्यों? कि कहीं ना कहीं वो आगे ओवर कॉन्फिडेंट होकर रह जाते थे। उसका एक एग्जाम्पल है, 10वीं के बाद जब बच्चे का मार्क्स 10वीं में बहुत ज्यादा आता है, उस बहुत तारीफ करते हैं सब लोग, 11वीं में घुस गया, 11वीं में मार्क्स उसके डाउन हो जाते हैं, फिर उसको 12वीं में मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको आपने भी बोला कि स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, ये अभी सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है, लेकिन जब नेक्स्ट लागू होगा तो भारत और विदेश दोनों के लिए चालू होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट में है मेरा कॉलेज सबसे महान, और वहां स्क्रीनिंग टेस्ट की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग को लेके हम आपको पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट पास करा के आप तक आपके साथ रहेंगे। उस चीज को जब बच्चे को उम्मीद रहती है कि भैया मेरे को कोई आगे बढ़ाने वाला है, तो वो मेन कोर्स से थोड़ा हटके रह जाता। वहां पहुंच के छोड़ो यार, ये तो दूसरी भाषा में अंग्रेजी गुटरगू कर रहे हैं, इतना तो समझ ही नहीं आ रहा, हमारे फला डॉक्टर साहब आएंगे ना कोचिंग के लिए, वो करें। उस प्रॉब्लम से वो ये सबसे गंदा रिजल्ट आता है। नंबर 2, घर से दूर, न कोई टोकने वाला न रोकने वाला, जो बच्चा चाहता है वो करता है, मस्ती करता है, खाना पीना एंटरटेनमेंट उसी में समय बिताता है। और ये भी मैंने देखा कि जो यहाँ से ब्रिलियंट स्टूडेंट अब्रॉड गए हैं, 24 साल में ऐसे देखे मैंने, कई जो यहाँ से लगता था कि बहुत अच्छा पढ़ेगा वो पीछे रह जाता है, और जो लगता था कि बहुत ज्यादा वीक है वो अब्रॉड जाके बहुत आगे निकल जाता है। बेसिकली ये स्टूडेंट की मानसिकता है। उसके बाद जो कंसल्टेंटों ने एयरपोर्ट में पहुंचते ही सबको बोल दिया बेटा अच्छा आप तो अब जा रहे हो, आप पढ़ोगे लिखोगे सब, हम आपके साथ हैं, ये विजिटिंग कार्ड रख लो, पापा को भी दे दो, और अगले साल रेफरेंस दे देना तो तुम्हें इनाम मिलेगा। वो इनाम के चक्कर में फिर डाइवर्ट होते थे। सबसे बड़ी 1-2 समस्याएं तो यही है मेरे हिसाब से। एक जो फॉरेन में, मैं वही पूछता हूं जब कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे फोन करता है, सर आप मेरे साथ काम करो, कौन सा कॉलेज है? मैं कहता हूँ ठीक है, क्या क्या है आपके पास? सर स्क्रीनिंग टेस्ट कोचिंग। मैं कहता हूँ भाई एक साइड से तुम मुझे कह रहे हो कि मेरा कॉलेज महान, दूसरी साइड से कह रहे हो स्क्रीनिंग टेस्ट कोचिंग, तो फिर कॉलेज पढ़ा क्या रहा है? मुझे ये सवाल बताओ कि पढ़ा क्या रहा है वहां पे? क्या यहाँ पे हमारे देश में जो एफएमजी एग्जाम है, क्या उसमें हमारे भारतीय सिटीजन की 800 अड़ियां हैं और बाकी कंट्रीज में आधी है उससे? भाई पूरा जो साइंस है प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड में सेम है। सॉल्ट दवाइयों का अलग हो सकता है, डायग्नोसिस का तरीका अलग हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, यहां अलग। वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। जो भी बच्चे को किसी कॉलेज के बारे में समझा रहे हैं, समझा वो वही रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन समझाने का तरीके में अंतर हो सकता है। तो आप लोग फिर कोचिंग क्यों करा रहे हो? किस सूरत में? आज आप देखिए 99% कोचिंग वाले भी कंसल्टेंट बन गए। यहाँ पे कहेंगे कि हम कोचिंग करके आपको इंडिया में नीट क्वालिफाई कराएंगे, और नीट का रिजल्ट आते ही कहेंगे आप चलो भैया हमारे पास ये 12 कंट्री है, ये कॉलेज है बहुत अच्छे हैं, मैं डीन भी बन गया वहां पे, मैं
फैकल्टी मेंबर भी बन गया। ये इसी ने बिगाड़ा खेल, बर्बाद कर मैं दिया सर दर्शकों को ये स्टूडेंट्स को। बता दूं कि अभी जो 2024 जून एफएमजी का जो रिजल्ट आया है, हाँ जी उसमें 35,819 बच्चे अपीयर हुए थे, जी जी। जिसमें से 7,233 बच्चे हम्म पास हुए हैं, हम्म और 78 जो ऐसे कैंडिडेट हैं कि किसी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट के कमी की वजह से हम्म, उनका रिजल्ट को रोक दिया गया है, बिल्कुल। और 2,422 ऐसे बच्चे हैं जो इसमें अनुपस्थित रहे, एग्जाम में नहीं बैठ पाए। हम्म तो ये 2024 जून का डाटा है कि जो 35,819 बच्चे में से 7,233 बच्चे जो पास हुए हैं, और 78 जो अभ्यर्थी का नतीजा रोका गया है, ये पूरा मिला लें तो 20.19% के हिसाब से इनका पासिंग परसेंटेज है। ये 80% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, या तकरीबन यही रिजल्ट इससे पिछले कई कई साल। सालों का अगर डाटा देखा जाए जो कि पब्लिक डोमेन में है, तो रिजल्ट कमोबेश ऐसा ही रहा है, 20, 21, 18, 15, 16। तो इन सबके बीच में जो इस पे बातचीत नहीं होती है, और एफएमजी के नाम पे जो कंसल्टेंट बात करते हैं पेरेंट्स से या बच्चों से बंद कमरे में कि भाई मेरे कॉलेज का रिजल्ट देखो, एफएमजी में 60% है, कोई बोलता है 80% है, कोई बोलता है 40% है, कोई बोलता है 30% है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि उस कॉलेज में उस सेशन में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, और उन सेशन में जितने बच्चों का एडमिशन हुआ उसमें से कितने बच्चे इस टेस्ट में बैठे हुए हैं। रिपीटर्स की बात मैं छोड़ देता हूं, जिनका बैकलॉग है उनको मैं छोड़ देता हूं। फ्रेश कितने बच्चे आके बैठे हैं, उस फ्रेश बच्चों में से कितने बच्चे पास किए, और उसका परसेंटेज क्या है, वो कोई नहीं बताता है। क्योंकि नहीं बता नहीं सकता है। देखो आप 100% अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर क्वालिफाई कर दिया ना, उसके बाद बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है। आप उसको रखोगे संपर्क में, शायद वो हर एक बच्चा आपके संपर्क में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन इवन कोई अगर डाटा किसी के पास गलती से है भी, नहीं रिवील करेगा, क्योंकि सच्चाई को, ठीक है, सच्चाई आप सुनना नहीं चाहोगे या सुनना चाहोगे, वो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बताना नहीं चाहेगा। नहीं, वो तो सुनने के लिए पेरेंट्स तो गया ही, अगर उसके पास अगर सब कुछ नॉलेज में रहता तो किसी कंसल्टेंट या काउंसलर के पास क्यों जाता? वो तो सच्चाई जानने के लिए ही कंसल्टेंट और काउंसलर के पास गया था। वो जो कंसल्टेंट और काउंसलर है, वो उसको सच्चाई नहीं बता रहा है, वो उसको मिसलीड कर रहा है, वो उसका मतलब मैसेज ही गलत दे रहा है, इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहा है। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे बहुत इतना है कि आपने कहा कि बच्चे जब जाते हैं तो ठीक है, 5 साल 6 साल का ड्यूरेशन होता है, सारे बच्चे सभी बच्चे कंसल्टेंट के संपर्क में नहीं हो सकते हैं, इस बात को मानी जा सकती है। लेकिन जो कंसल्टेंट 5-5 साल से 10-10 साल से किसी कॉलेज को कर रहे हैं, वहां पे ये तो जानकारी होगी उनके पास कि 2021 में या 2019 में उस कॉलेज में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था। हाँ, ये तो नंबर्स होगा, नंबर तो मिल जब वो बच्चे 5 साल बाद या 6 साल बाद जब पास होके आए और एफएमजी में बैठते हैं, तो उसमें से कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ये तो डाटा बड़ी आसानी से निकल सकती है। बिल्कुल। तो जिन कॉलेजों में हजार बच्चों का एडमिशन हुआ 2021 से पहले, उस कॉलेज का अगर डाटा देखिए, उस कंट्री का डाटा देखिए, तो आपको लगेगा कि वहां से तो उसका 20% बच्चे भी एफएमजी एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। इस बात से मैं बहुत सालों से परेशान हूं मेरे भाई, कि जिस कॉलेज में, एक सेकंड में जरा खोल के देखूं, जिस कॉलेज में बताया जाता था कि भैया 1000 बच्चा गया, 1500 बच्चा गया, वो अगर जब स्क्रीन टेस्ट देख रहे हैं वहां 100-150 बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो 800-900 बच्चा गया कहां? ये मैं बहुत परेशान हूं। कई कॉलेजों का मैंने देखा, एक कॉलेज का था आज से 5-7 साल पहले 70 बच्चों ने एग्जाम दिया, 3 या 4 बच्चे क्वालिफाई हो गए, अगले साल 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1 या 2 बच्चे क्वालिफाई हो गए, उसके बाद 4-5 साल 0 एग्जाम दे रहे हैं, और अभी वो दोबारा रीलॉन्च हो गया कॉलेज, अब नए बच्चे आएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जो बच्चे वहां से पढ़ के निकले, जिन्होंने 70 ने एग्जाम दिया, वो गए कहां फाइनली? 6 तो बच्चे क्वालिफाई हो गए, वो बाकी बच्चे कहां गए? ये अब सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज यही है, ये मैं दिल खोल के बता सकता हूं, 20-21% से ज्यादा रिजल्ट एफएमजी में नहीं आ सकता है। वो 60% जो किसी जमाने में आया था, वो क्या क्या कारण था भगवान जाने। आज की डेट में कहता हूं कि 80% बच्चे
मस्ती करते हैं, पढ़ते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। 99% ब्लॉगर बने हैं, 99% उसमें से कंसल्टेंट भी बने हैं। और मेरे को फोन आता, सर आज से 4 साल पहले मैंने किसी बच्चे को भेजा, मुझे कहते हैं सर इस कॉलेज में बच्चे दोगे? मैं कहा भाई बेटा तू कंसल्टेंट बनना स्टूडेंट? नहीं सर थोड़ा पापा का खर्चा कम करना चाहता हूं। अरे पापा ने तुम्हें कब बोला खर्चा कम करो? तुम कंसल्टेंट बन रहे हो, तुम तो डॉक्टर नहीं बन रहे हो। तो सर देखिए, 2019 के पहले तो लोगों ने हर व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया। जो पीसीबी से पढ़ा है, गांव में, कस्बे में, शहर में, सबको उठा के बना दिया, क्योंकि उस समय कोई ऐसी क्वालिटी कंट्रोल या ऐसा कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं था जिसके आधार पर बच्चे को रोका जाए। जैसे 2019 से कंपलसरी कर दिया कि आप नीट क्वालिफाई होने होंगे चाहिए। तभी आप पढ़ने जाएंगे। अब मेरा जो सवाल है कि क्या एफएमजी पासिंग रेशियो का जो रिजल्ट है, इतना जो लो रिजल्ट है, क्या इसमें क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड का भी रोल है? बिल्कुल, वही तो क्वालिटी का तो कंप्रो 100। देखो आप, एम्स हमारे दिल्ली में है, कितने बच्चों के लिए वहां पे परमिशन है? मेरे ख्याल से 60 या 100 का है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर 60 देखा था मैंने कुछ साल पहले, अभी पता नहीं कितनी है। मान लो 100 सीटें हैं, इतना बड़ा एम्स, भगवान महावीर, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं इंडिया में, 100-150 सीट से ऊपर, बहुत भयानक, क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं। 100-150 सीटें होती है। आपके चाइना जाइए, 40 से 60, फिर 60 से 100 सीट हो गई मैक्सिमम। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो कंट्रीज आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, 500, 1000, 1500 बच्चे लेने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या उनके पास है? आपको एग्जांपल दूं, चाहे वो यूक्रेन, रशिया, कोई भी सीआईएस कंट्री हो, यहाँ पे हम जब बच्चे को भेजते थे, एक बैच में 10 से 12 बच्चे होते थे। मतलब एक टाइम में 12 बच्चों का ग्रुप पढ़ता था। आज की डेट में जब आपने 1000 बच्चे भेजे, तो मतलब 800 कुछ बैच चाहिए। 800 क्या नाम है, 80 बैच चाहिए, तो 80 टीचर चाहिए ना आपको, उसके लिए है आपके पास? बिल्कुल। टीचर वही है, टीचर वही है, आपके पास वही 10 से 15 टीचर्स हैं। वही तो कह रहा हूँ, टीचर वही है, लेकिन आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा लिया। जो एफएमजी में जो रिजल्ट कम आ रहे हैं, इसमें उस जिस भी देश में आप पढ़ने जा रहे हैं, उस देश में डेफिनेटली जो एजुकेशन क्वालिटी है, मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी है, उस कॉलेज का वाकई खराब है। और वहाँ क्वांटिटी तो है, हर कॉलेज का नहीं है, हर कॉलेज का नहीं, कुछ कॉलेजेस का, क्योंकि मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेज की बात, ये तो जो कॉलेज के कॉन्ट्रैक्टर वो बताएंगे, और कि कितने बच्चे उनके कॉलेज में पढ़ने गए थे और कितने बच्चे उनके कॉलेज से अभी तक पास हुए हैं, वो तो बेहतर वही बता पाएंगे। क्या दूसरा सवाल कि जो करिकुलम के डिफरेंसेज आते हैं, जो एनबीए के द्वारा सवाल पूछे जाता है, या जो बच्चे जाके किसी दूसरे कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनका करिकुलम है, जो उनका सिलेबस है, या जो उनका लैंग्वेज बैरियर है, भाषाएं बदल जाती हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव है? क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम कंसल्टेंट बोलते हैं कि इंडियन करिकुलम है, इंडियन ही सब कुछ है, 90% इंडियन ही सिलेबस मैच करता है, जो कि असंभव बात है। हर देश की अपनी सिलेबस होती है। देखिए, एक हेड ऑफ ये भी एक वजह है। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के, बहुत बड़े। तो वो एक बार मेरे पास आए थे, उनको चाइना कभी पूछा, फिर कभी फिलीपींस पूछा, कई चीजें उनको पूछी। उनको मैंने एक यूनिवर्सिटी जो मैं मेरे ख्याल से 2002 से करता रहा, जब तक यूक्रेन में जंग हुई, वो थी लवीव नेशनल यूनिवर्सिटी। वो प्रोस्पेक्टस वहीं से आता था, यहाँ नहीं छपता था जैसे बाकी लोगों के छपते हैं कॉलेजेस के। प्रोस्पेक्टस काफी मोटा आता था, और उस प्रोस्पेक्टस में पूरा क्यूरिकुलम दिखा था। उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैंने दिखाया, और भी कई डॉक्टरों को वो चीज दिखाया। वो बोले इनमें से जो आप वहां पे एमबीबीएस में दिखा रहे हो कि पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे एमडी में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये तो हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा सिलेबस है। समझिए, ये कुछ मुझे दिमाग में आ रहा है कि डॉक्टर रामोदास ने भी ये कहा था कि इंडिया में जो हमारा सिलेबस है, वो 4.5 साल में ठीक से पूरा नहीं हो पाता है। वी मस्ट मेक इट 6 years। कई बार बयान आया था उनके न्यूज़पेपरों में भी, उनके जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। तो अब्रॉड में सीआईएस कंट्रीज में जो एक्चुअल वहां की कंट्री का सिलेबस है, अभी तो काफी सिलेबस कई कंट्रीज में इधर उधर चरण किया गया है, बट एक्चुअल जो कंट्रीज का सिलेबस है, जो अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो इंडियन सिलेबस से ज्यादा है, कम नहीं है। अब पढ़ाई का तरीका होता, आपने मुझे कोई सवाल पूछा एक तरीके से, वही सवाल दूसरा पूछेगा दूसरे तरीके से, तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं, और कोई दिक्कत नहीं। हमारे वहां पे एक यूक्रेन में बहुत छोटा सा कॉलेज, बच्चे बहुत ज्यादा थे, कॉलेज माना जाता था सबसे छोटा, क्यों कि फीस उसकी बहुत कम थी। जितने भी मेरे बच्चे गए, सिंगल शॉट में सारे वापस आके स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गए हैं।
आज की डेट में वो कॉलेज तो उड़ा एक रखा चीज है रशिया ने जंग में, लेकिन बहुत बढ़िया चीज थी। कौन सर एक चीज बताइए, क्या इस पासिंग जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, तो ये तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन तो है ही, दूसरी उनकी जो डिफरेंसेस करिकुलम के हैं वो भी है। हो सकता है बच्चे इंडिया में जो एमडी में पढ़ाया जाता है वो वहाँ पे एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी मैच नहीं कर पा रहा है यहाँ के स्विमिंग टेस्ट के जो हम्म। क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा भी अगर आपकी हाँ बात हाँ माने तो हो हाँ सकता है। हाँ। मेरा मानना बेसिक चीज, मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों को हम या आप या कोई भी कंसल्टेंट या काउंसलर अब्रॉड में भेज रहा है, हम्म। क्या उस बच्चों का या उस पेरेंट्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, कंसल्टेंट दे पाते हैं कि वो बच्चा वाकई डॉक्टर बनने लायक है, या फिर ये किसी और कोर्स में बेहतर कर सकता था या कर सकता है, और अपने कुछ वो चंद पैसों को लेके गलत ओरिएंटेशन दे देना, क्योंकि पेरेंट्स तो आपको, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए आपके पास आके इन्फॉर्मेशन लेने आया है। तो ये ओरिएंटेशन से ही, स्टार्टिंग से ही इसकी जो बीज बपन है वहीं से गड़बड़ है क्या? पहले तो वही था, ओरिएंटेशन गड़बड़ होती थी, लेकिन अब आपने कहीं पे भी कुछ भी सुन लिया, तुरंत वेबसाइट पे डाल दिया, बच्चा अपने आप सरेंडर करके आता, सर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करो। इतनी अच्छी अच्छी हम्म। चीजें वेबसाइट पे लिखी जाती है। मेरे पास कई आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ, देखो नहीं सर, उसने वेबसाइट पे ऐसा लिखा है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, वो वेबसाइट पे कैसे लिखेगा गलत। तो ये चीजें हो रही है। अब आज की डेट में सबको पैसा चाहिए, ओरिएंटेशन जो आप कह रहे हो वो चीज अभी नहीं रही। अब सिर्फ पैसा चाहिए, पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, या जो भी, अपना वेबसाइट को सुंदर बनाओ, ऑफिस को चमकाओ और पैसा कमाओ, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट एवरीवन इज डूइंग। तो एमबीबीएस अब्रॉड के खेल में, और हम भले कह लें क्वालिटी की बात कर लें या लैंग्वेज बैरियर के ऊपर भी बात कर लें या कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात कर लें या एनबीए के ऊपर सवाल उठा दें, सवाल सबसे पहले ये उठना चाहिए, जो अब्रॉड में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो वाकई डॉक्टर बनने लायक लायक है हैं या कि नहीं, ये नहीं है, सवाल है। दैट इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। और ये इसको पहचानने में कई गलतियां, क्या पेरेंट्स बच्चे के प्रेशर में आके उस काम को कर रहा है, या बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आके इस प्रोफेशन को चूज कर रहा है, या बच्चे पेरेंट्स के पास अगर नॉलेज नहीं है, वो किसी को देखा है अपने आस पड़ोस में या भेड़ किसी चाल, रिलेटिव्स में, उसको बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल, और वो आता है कि चलो मेरा तो बहुत इजी एडमिशन प्रोसेस है, बस तो दिखाना तो है, तो नीट क्वालिफाई कर लेनी है, थोड़ी सी मार्क्स आ जाए उसमें, उसके बाद +2 में 50% मार्क्स हो, हमारे डॉक्टर बन ही जाना है, पैसे मेरे पास हैं ही, 25-30 लाख रुपया हो ही जाते हैं। तो ये जो शुरुआती दौर से ही जो एक कंसल्टेंट और कंसल्टेंसी की जो भूमिकाएं हैं, हमको लगता है कि सवाल यहां से शुरू होनी चाहिए। यही सुधार सकते हैं अगर सुधारना चाहें। एक मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड को कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर ही सुधार सकते हैं, इस रिजल्ट को भी वही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो कंट्रोल है पढ़ाई पे वो अब कंसल्टेंट का है या कॉन्ट्रैक्टर का है। हम्म। जब वही इंटरेस्ट नहीं लेगा तो अगला क्यों लेगा। अभी मेरे एक मित्र ने हम्म। परसों बोला, यही चीज पॉइंट उठा था, तो यही चीजें मैंने उस हम्म। ग्रुप में भी लिखी थी, तो वो बोले कि नहीं, मेरे कॉलेज में मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं कोचिंग ये क्लिनिकल पे बहुत ध्यान दे रहा हूं। ठीक है भाई, आप दे रहे हो, लेकिन क्या वो बच्चा वो ग्रेस्प कर पा रहा है, सबसे बड़ा सवाल वो है, वो सबसे बड़ी समस्या है। वो वो वाकई में, वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पंजाब से हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, कई बार मैं मिला भी उनसे, वो जिस कंट्री का काम किया आज तक अच्छी मेहनत करके ही चल रहे हैं। तो अभी उन्होंने लिखा कि भाई मैं तो कर रहा हूं, और सवाल ये है कि क्या बच्चा उस चीज को कर पाएगा, कर पा रहा है। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल। सवाल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जब हमारे घर में बच्चा होता है तो धीरे धीरे उस नर्सरी स्कूल में जाता है, फिर बड़े स्कूल में लाखों रुपए रिश्वत दी जाती है। क्यों भैया, मुझे XYZ कॉलेज स्कूल में जाना, ये बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया। वो जो XYZ जिसमें लाखों दिया जाता है, मुझे सवाल है उन पेरेंट्स से भी, आप पैसे तो दे रहे हो, वो स्टेटस सिंबल है, पढ़ाई नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है। होती तो उनके बच्चे नीट जेई मेंस के कोचिंग के लिए कोटा वगैरह नहीं जाते, कोचिंग सेंटरों में नहीं जाते। राइट। आप किसी भी स्कूल का, चाहे दिल्ली के ही मैक्सिमम है या बॉम्बे के हैं, क्या उन बच्चों को कोचिंग नहीं करनी पड़ती है। बहुत बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए, और क्या उनके सारे आप बच्चे टॉप आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि भाई बच्चे आप के ऊपर भी है। आपने कोचिंग की बात फिर छेड़ दी है, और शुरू में भी आपने एफएमजी के कोचिंग के ऊपर शुरुआत किया था, तो इससे संबंधित क्या इसमें एफएमजी के रिजल्ट को कम आने में, या जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहीं से आपको लग रहा है जो एफएमजी कोचिंग चलाने वाले जो ऑनर हैं, या जो कई कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को भी एफएमजी कोचिंग चलाने लगे हैं अपने कॉलेजों में या दूसरे दूसरे कॉलेजों में, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोचिंग के नाम पे पैसे कमाने की जरिया बन गया है?
जबकि वहां पे कोचिंग के आधार पे जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि एक टीचर जाता है 2 से 3 सप्ताह में या मैक्सिमम 4 to 6 वीक्स में एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट को रटा देता है, बच्चे को दे देता है, नोट्स दे देता है और आ जाता है। फिर दूसरा टीचर जाता है, दूसरे सब्जेक्ट को रटा के आ जाता है 2-3 सप्ताह में। फिर तीसरा टीचर जाता है, वो भी 2-3 सप्ताह में रटा के आ जा सकता है। तो ये कोचिंग का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर तो नहीं है उसमें जो एफएमजी के कोचिंग चल रहा है। और दूसरी बात इसके साथ ही मैं आपसे पूछ लूं कि दोनों जोड़ के आप दे देंगे, जो कंसल्टेंट जिस कंट्री में या जिस कंट्री के जिस कॉलेज में ये बात काउंसलिंग में करते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी का कोचिंग है, इसके काउंटर अलग अलग लोग देता है कि हम तो एक्स्ट्रा कराते हैं, गाइडेंस के तौर पे करते हैं, क्या उस सच में उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, सिर्फ एक ट्यूटोरियल चलता है एफएमजी के नाम पे और वो बच्चा अपने सब्जेक्ट मैटर को नहीं जानता है, 5 साल बाद आके वहां भी कोचिंग किया, वहां भी ट्यूटर लगाया गया और 5-6 साल बाद इंडिया में भी आके वो एक ट्यूटर के अंडर में पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो प्रैक्टिकली इनिशियली जो ये कोचिंग इंडस्ट्री थी बहुत अच्छा था, पढ़ाई पे जोर दे रहे थे, क्वालिटी पे, तभी एलन का, आकाश का नाम है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ कंसल्टेंटों ने अपने वहाँ कॉलेजों में भैया आप आओ हमारे यहाँ वहां पढ़ाओ, तो धीरे धीरे टीचर जाने लगे, तुम भाई आ जाओ पढ़ाने। बात यह है कि फिर 6 साल या 5 साल पढ़ाई क्यों है? अगर एक ही हफ्ते में सारा सिलेबस कवर करना है तो खाना एक दिन में, एक हफ्ते का नहीं या 2 दिन का भी नहीं खाया जा सकता। आपको एक टाइम का खाना, लंच के टाइम लंच होगा, डिनर के टाइम डिनर, लंच और डिनर के बदले आप सिर्फ लंच या डिनर नहीं कर सकते हो, हालत खराब हो जाएगी सर। उसी तरह से पढ़ाई में भी ये हुआ। अब इसमें कहां गड़बड़ हुई? गड़बड़ क्या हुई कि देखिए, कोचिंग सेंटर वालों की मैं नहीं कहूंगा उनके अगेंस्ट, कारण वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला, उन्होंने टीचर रख लिया, टीचर को वो खुद नहीं गए पढ़ाने, टीचर को भेज दिया वहां पे, उसकी आंखें फटी की फटी रहेंगी, अरे भैया ये कंसल्टेंट तो इतना कमा रहा है और मैं तो इतने हजार रुपए में यहाँ इतनी दूर आया हूँ घर छोड़ के पढ़ाने। तो वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मेरे को भी करा दो, हो गया उसका शुरू, बन गया वो कंसल्टेंट। कोचिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बर्बाद इसीलिए हुई क्योंकि हर टीचर आज की डेट में कंसल्टेंट है। आपने आपने कहा कि टीचर जब कंसल्टेंट बन जाता है तब उसका जो रिजल्ट होता है वाकई समाज के लिए बहुत ही खराब आता है और उसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर या एक मेंटर जब किसी पेरेंट्स या किसी बच्चों को ये काउंसलिंग देता है या किसी चीज के कैरियर पाथवे बताता है या उसको बोलता है इसमें तुम बेस्ट कर सकते हो, इसमें तुम्हारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है, तो और वो कंसल्टेंट, वो मेंटर या वो टीचर्स जब काउंसलिंग, काउंसलर और कंसल्टेंट के भूमिका को छोड़ के एक बिजनेसमैन के भूमिका में जब आ जाता है, तो वैसे बिजनेसमैन के भूमिका में आए हुए जो कंसल्टेंट हैं, काउंसलर या मेंटर हैं, उनसे बच्चे और पेरेंट्स कैसे बचें और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, एक व्यक्ति, मेरे मित्र ने उसको ले लिया, भाई चल तुम तो कोचिंग पे आते ही हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ उसी कॉलेज में रुक जाओ, ठीक है जी। उसके बाद वो बंदा वहां रुका, वहां से किसी कारण से उसको वापस इंडिया आना पड़ा, दूसरी कंट्री में घुस गया, तो वहां वो अनाउंस कर दिया कि मैं यहाँ पे फैकल्टी बन चुका हूं, तो ले लिए 1 आध साल बच्चे वहां पे भी। अब आप कुछ दिनों पहले फिर एक कॉलेज कंट्री में घुस गया, कह रहा मैं अब यहाँ फैकल्टी मेंबर। आप इसको कैसे पकड़ोगे? आज की डेट में इन्होंने यूट्यूब बना बना के ना दिमाग का दही कर दिया, अब कौन सच बोल रहा कौन सच झूठ बोल रहा भगवान जाने। अच्छा, मैं उस पे तो नाम नहीं लूंगा। हाँ, अपने आप को क्लेम डॉक्टर भी करते हैं, मेंटर भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। कई कंट्री में तो वो जाके एकेडमिक डीन भी बन चुके हैं और पता नहीं किसी किसी कंट्री में तो ये भी कह दिए हैं कि पहली दफा आया हूं लेकिन मैं यहाँ बार बार पढ़ाने आता हूँ। तो बच्चों को भी इन सारी चीजों से और ऐसे यूट्यूबर से और यूट्यूब चैनलों से बच के रहना वो चाहिए। यूट्यूबर क्यों बन गए? वो अगर वो डॉक्टर है, मुझे एक प्रश्न है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर के बाद वो कोचिंग कर रहा है, करवा रहा है, और डॉक्टर के बाद वो कंसल्टेंट बन गया, दैट मीन ही इज नॉट अ परफेक्ट डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर है तो तब ये काम वो नहीं करेगा इफ इज अ परफेक्ट डॉक्टर। ये हालांकि बहुत सारे दोस्त मेरे नाराज होंगे इस बात पे, सच्चाई ये है कि अगर आप परफेक्ट डॉक्टर है तो आप इस ट्रेड में घुसोगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा भाई मेरे। नहीं, वो तो डॉक्टरी पढ़ने की ठीक, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो डॉक्टर तो बन गए लेकिन उनको लगा कि उसमें कमाई कम है और इस पेशे में कमाई बहुत शॉर्टकट में है,
तो इसमें घुस जाते हैं हाँ और दलाली का एक नया पैमाना तय करते हैं, जिसमें टीचर्स की भी भूमिका में रहूं मैं, काउंसलर की भूमिका में भी रहूं, इन्फ्लुएंसर की भूमिका में भी रहूं और एक अच्छे डॉक्टर्स की भी भूमिका में रहूं। लेकिन समाज और बच्चे आज की डेट में स्मार्ट हैं, कुछ दिन में आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। सवाल आगे ये होता है कि एफएमजी का जो एग्जाम है, क्या पैटर्न सच में बहुत टफ होता है? नहीं, मेरे जो मैंने कहा ना, जो पहले मेरे कुछ बैचेस आए मेरे ख्याल से 2014 तक, 2014 में रशिया ने पहला हमला किया था यूक्रेन पे, तो कॉलेज को उड़ा दिया था। वो एरिया उन्होंने कब्जे में ले लिया था, डॉनबास का इलाका। उस कॉलेज से मेरे जितने बच्चे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हमें कोई यहाँ नहीं रुका है, न कभी वो स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हुआ है, एक्सेप्टिंग वन जिसके पिताजी देहांत हो गया था उनका उस साल, तो इस वजह से वो अटक गए थे। आज की डेट में आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बड़े बड़े पदों पे वो डॉक्टर्स हैं, आर्मी में है, कर्नल और मेजर और पता नहीं क्या क्या, कभी ओडी से फोन करते हैं तो कभी असम के बॉर्डर से फोन करते हैं, अंकल मैं आज यहाँ हूँ, कोई डीएम कर रहा। वो रुके नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे और उनके सर पे कोचिंग वहां नहीं थी उस टाइम। 2014 में यूक्रेन में कोचिंग नहीं थी, वो बाद में अब घुसी। ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में उस समय एफएमजी का कोचिंग तो वही तो कह रहा हूँ, उस टाइम बच्चे क्वालिफाई कर जाए, और सिंगल शॉट में सारे क्वालिफाई हुए। आप कहोगे 10 को मैं अभी खड़ा कर दूंगा, 10 15 20 के नंबर अभी मैं दे दूंगा। और जो वाकई एक लड़की है उस कॉलेज से, वाकई में जब उसके फादर ने मुझे बोला, उसके फादर पेरेंट्स जो हैं टीचर्स हैं दोनों, वो मेरे को बहुत इज्जत करते थे, आपने मेरी बेटी को वहां भेजा, वो बिटिया आई, पहले शॉट में स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया, पहले शॉट में गायनी की वो सीट निकाली गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन और पहले शॉट में यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया दिल्ली में, और बन गई डॉक्टर। सुनो, तो आप डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि एलबीई के सिलेबस में या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो सिलेबस है मैक्सिमम सवाल उसी सिलेबस से आता है और उसी को कवर करने के एनबीई का एग्जाम तैयार मतलब कोशिश भी करता है। बिल्कुल। आगे सवाल ये है कि क्या फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन अब्रॉड से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, क्या इस दोनों के बीच में एक दूरियां लाने के लिए, वो चाहे क्वालिटी के नाम पे हो या डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके के, अगर आपको अभी तक समझ में आया हो या देखे हो, क्या जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, या चाहे उसको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कह लीजिए या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह लीजिए या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन कह लीजिए, क्या इनका भी रोल है कि क्या जो फॉरेन से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं इनको रोका जाए, और रोकने के तरीके में रिजल्ट्स कितने कम दिए जाए, जिससे बच्चे परेशान, फेडअप और साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में जाके अब्रॉड का जो कैरियर है, अब्रॉड का जो एजुकेशन है, मेडिकल, खास करके मेडिकल के फील्ड में, उससे वो छोड़ दें और कोई दूसरा पाथवे अपना लें। उससे हमारे देश को ही नुकसान है। क्या इंडिया इतने डॉक्टर पैदा कर रहा है इंडिया में, जो हमारी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेशन है, डेफिनेटली है। कभी जब लास्ट ईयर में यूक्रेन के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम 2 बार नोटिफिकेशन आई कि इंडिया में जो कानून है कि 4 बार अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल होता है तो उसको एक्सपेल किया जाता है, भैया अब तुम घर बैठो। 5वीं बार 2 बार ये उसको मर्सी पेटिशन कहा गया था, वो बच्चों को एनएमसी ने परमिट किया कि हाँ भैया तुम 5वीं बार एग्जाम दो, 2 बार दिया। और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को किसी भी चीज के वॉर का हमारे पास गैजेट नोटिफिकेशन था, उसको ना मानते हुए 7 मार्च तक उन बच्चों को यहाँ पे लटका के रखा कि नहीं, आपको ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे। वो डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन में कुछ कमी आएगी कब? अगर नेक्स्ट लागू होगा, क्योंकि नेक्स्ट दोनों को अपेयर करना होगा। और ये तो गारंटी है, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो है नहीं, क्योंकि दे कांट अफोर्ड टू गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन देयर मनी मेकिंग मशीन। जो पेशेंट्स हैं, इंश्योरेंस वाले और पैसे वाले ही आते हैं उनके यहाँ, उसमें प्रैक्टिकल नहीं करा पाते वो। तो प्रैक्टिकल नहीं करा पाते हैं तो नेक्स्ट 2 इंडिया के भी बच्चे आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाए, अनलेस कि वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो। अब इन सब चीज की, जैसे हम लोगों ने कंसल्टेंट के ऊपर भी बात किया, पेरेंट्स के भी रोल पे बात किया, बच्चे के रोल पे भी बात किया, एनबीए पे भी बात करने की कोशिश की। अब सवाल आता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? ये नंबर्स, जो पासिंग परसेंटेज का जो रेशियो है, कैसे बढ़ेगा? क्या आप ये बच्चों को, अगर किसी अब्रॉड में कॉलेज को अगर चूज करना है या किसी कॉलेज में पढ़ना है, डेफिनेटली एक कंट्री में कोई बच्चा जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होंगे ही, तभी अपने देश के सिटीजन को वो अपना हेल्थ केयर का सेवा दे रहा होगा। लेकिन जब बनिया दुकान जब खोल के बैठता है तो वो नहीं देखता है कि उसमें
क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, एक्सपायरी है या नहीं है। तो वैसे ही आज अब्रॉड में मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति है। और छोटे छोटे देशों में जाइए, 10-10, 15, 20-20, 25-25, कहीं कहीं में 27-27 मेडिकल कॉलेज खुले हैं एक ही सिटी में, जबकि उस देश की कैपेसिटी नहीं है। और हर कॉलेज में बच्चे इंडियन ही है, और कहीं भी देखिए तो बच्चे इंडियन ही दिखेंगे। तो ये जो गलत इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स समाज के दिखावे को लेके, या भेड़ चाल आप जो कह रहे थे उसको ही मैं यूज कर लूं, या मैं डॉक्टर बनने वाला नहीं हूं फिर भी मैं डॉक्टर बनना ही चाहता हूं लेकिन बेस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता हूं, उससे बेहतर कि आप कुछ और कर लिए रहते, उसमें बेहतर कर लेते। तो इस तरह के जो होड़ मचा हुआ है एमबीबीएस में पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टरों का भी एक होड़ मचा है कि किस कंट्री में जाके मेरा कितना कॉलेज हो जाए, इससे बच्चे कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाए? कोई साधन नहीं है इसमें। आप देखिए अभी रिसेंटली इंडिया के कॉलेज वाले भी मार्केटिंग करने लगे, एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस यूएसए, एमबीबीएस डिफरेंट कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इवन अपने कॉलेज भी खोल दिए मल्टी फैकल्टी के नाम पे, लेकिन अब कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करने की मेडिकल में। तो ये चीजें हैं, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं इसमें, छोटे भी आ रहे हैं, मीडियम दर्जे के भी आ रहे हैं। आप कंसल्टेंट तो बाहर रह जाएंगे, जो कॉलेज वाले इंडिया में है वही एमबीबीएस अब्रॉड संभालेंगे बहुत जल्दी। बहुत आप देख रहे होंगे ऐड कि भाई वहां पे उसमें भी झूठ बोला जाता है, एमबीबीएस डायरेक्ट यूएसए। बताओ भैया, यूएसए में अगर कुछ सिस्टम है, हाउ कैन यू गो डायरेक्ट? तो ये चीजें हैं, और कॉलेज वाला ऐसा ऐड दे तो क्या कहा जाए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इसकी जो भी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम लोग एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड की पढ़ाई करने जा रहे हैं, और इसको भी आप देखिए कि एफएमजी के रिजल्ट के ऊपर क्यों कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बात कर रहा है तो सिर्फ उतना ही बात कर रहा है जितने उसके हित में है, जितने उसके इंटरेस्ट में है, जितने उसके प्रॉफिट में है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं बता रहा है। किसी कॉलेज में अगर 2 बच्चे अपीयर हुए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन में, और एक बच्चा अगर उसमें से पास होता है तो 50% एनबी रिजल्ट लिख देता है। तो वैसा नहीं होता है। उस कॉलेज में हो सकता है 100 बच्चे एडमिशन लिए हों, लेकिन 2 ही बच्चे क्यों अपीयर हुए, इस पे आपका सवाल होना चाहिए था। कहीं पे आपका 40% रिजल्ट दिखाया जा रहा है और बच्चे 200 अपीयर हुए हैं, तो आपके सवाल ये होना चाहिए कि उस सेशन में कितने 100 कितने 1000 बच्चे आपके कॉलेज में एडमिट हुए थे, और आज इतने बच्चे क्यों हैं। तो क्या ये 60 ही या 200 बच्चे के बीच का ही रिजल्ट है और यही बच्चे जिनमेनली एडमिट हुए थे? तब वहां से थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक चीज आपको वेरीफाई जरूर करनी पड़ेगी कि जब आप कभी किसी कंसल्टेंट काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो उसको ये देखिए कि मेंटर के छत्र छाया में या काउंसलिंग के साये में कहीं आपको लूटने का कोशिश तो नहीं कर रहा है, आपके मेन पाथवे से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखिए। और एफएमजी रिजल्ट कम आने के पीछे जो रीजन सर ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल, मतलब मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी बहुत सारे देशों में अच्छे नहीं है, फैकल्टी नहीं है आपके पास, क्लिनिकल एक्सपोजर डिफरेंस, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, आपको पैटर्न नहीं पता चलता है, आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कंसल्टेंट बच्चे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं, उस दिन से ही उनको ये कहने लगते हैं कि तुम कंसल्टेंसी करो, तुम एक बच्चा दो, उस बच्चे के बदले में तुमको 25,000 50,000 रुपया मैं दूंगा। और एक 17-18 साल के बच्चे के लिए 25 से 50,000 वो सोचता है एक में 50,000 मिल रहा है तो 2 कर लूंगा तो मेरे पास आईफोन तो आ ही जाएगा, 2 से अगर 4 कर लूंगा तो मेरे पास एक बाइक तो आ ही जाएगा। वजह यही है कि बच्चे वही काम करने लगते हैं। और आज की डेट में सीआईएस में अगर आप घूमिए और देखिए तो जो बच्चे वहां पढ़ाई करने गए थे वही बच्चे वहां कैटरिंग का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कैफेटेरिया चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, मेस चला रहे हैं, और उसी में से कुछ बच्चे एफएमजी के भी दलाली कर रहे हैं और उसके ठेकेदार बन। तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और आप एफएमजी का जो रिजल्ट है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनिए, सवाल एक है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। अच्छे डॉक्टर बनिए, डॉक्टर के भीड़ में मत जाइए। डॉक्टरी बन के आज देखिए कम से कम लाखों बच्चे 2012 से लेके 2022 तक मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपकी 5 साल की पढ़ाई और उसमें 10 साल का गैप, आप कभी एक दूसरे को जो गैप है उसको आप फुलफिल ही नहीं कर सकते हैं। आप जो पढ़ाई करके आप भूल चुके हैं, वो कोचिंग वाले आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को कोचिंग के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों केस एप्लीकेबल हो सकता है। तो डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग कैरियर के ऑप्शंस हैं, उसको भी आप तलाशिए। और मेरा फिर है कि कभी भी अब्रॉड के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो वाकई जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिसका पैशन डॉक्टर बनना है।
जिसका सिर्फ और सिर्फ दिखावाबाजी और माँ बाप का नाम कैसे समाज में आगे कर दें, आप आगे नहीं कर रहे हैं। 5 साल बाद आके आप वही झूठ बोल रहे हैं कि मैं यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिया, इस हॉस्पिटल में हूँ। आप जबकि कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के दलाली का काम कर रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं, जो जिनविन बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को पेरेंट्स को भी पागलपंथी में नहीं आना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, उसको दूसरा भी ऑप्शन दीजिए, प्रेशर मत डालिए उसके डॉक्टर ही बने। और जब भी कंसल्टेंट के पास जाइए तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, होप कंसल्टेंट को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजाना न भूलें। आपने इतना समय दिया हम लोगों को। और एक और आपसे आग्रह है, पेरेंट्स से या दर्शकों से, मेरे पास फोन कॉल्स मैसेज आते हैं, आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं। तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वीडियो लंबे होंगे ही होंगे। अगर मुझे सिर्फ 2 लाइन में बताना है तो मैं वही बात बता पाऊंगा जो सारी जगह से आपको सुनने की आदत है या सुनते हैं। तो मेरा वीडियो इसलिए लंबा होता है कि मैं उसमें चाहता हूं कि फैक्चुअल बातें हों और उसका कुछ कंक्लूजन निकले। तो सर ने आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि एक नए टॉपिक पे आपका मार्गदर्शन जरूर मिले। और एक बहुत खुशखबरी सारे पेरेंट्स को मैं जल्द देने जा रहा हूँ और इस वीडियो में, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।